हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, ये जो वीडियो है कक्षा 11वीं का इतिहास विषय का चैप्टर नंबर अध्याय नंबर 11, जिसका नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते। इस चैप्टर को दोस्तों हम लोग जो है इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये जो चैप्टर है ये आपका बहुत ही ज़्यादा लंबा है, जिसको दोस्तों हम लोग जो है 3 पार्ट में पढ़कर इसको समाप्त करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग 4 देश के बारे में पढ़ेंगे। पहला देश है दोस्तों जापान, दूसरा है चीन, तीसरा है ताइवान और अंतिम है दोस्तों आपका कोरिया। ठीक है, ये 4 देश के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग का जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों उससे पहले आप थोड़ा सा काम कीजिए कि आप जो है गूगल में सर्च कीजिए कि मैप पर कहाँ पड़ता है जापान, कहाँ पड़ता है चीन, कहाँ पड़ता है ताइवान और कहाँ पड़ता है कोरिया। ठीक है, जहाँ भी पड़ता है उसका महाद्वीप का नाम दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर को और किसी भी प्रकार का डाउट को नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों शुरू हो रहा है आपका चैप्टर कि 19वीं सदी के शुरुआत में चीन का पूर्वी एशिया पर प्रभुत्व था। ठीक है, यहाँ छिंग राजवंश का शासन था। कहाँ पे ये बात किया गया है ना, पूर्वी एशिया। ठीक है, एशिया होगा तो दोस्तों एशिया का पूरब भाग। ठीक है, पूरब भाग, इधर वाला भाग। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों कौन सा राजवंश था ना, छिंग राजवंश। ठीक है, कुछ ही दशकों के भीतर चीन अशांति की गिरफ्त में आ गया और औपनिवेशिक चुनौती का सामना नहीं कर पाया। अब दोस्तों ये औपनिवेशिक मतलब क्या होता है, ये सारा चीज दोस्तों मैं आपको बहुत ही डिटेल से आगे पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ। बस आप दोस्तों चैप्टर पे बने रहिए। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। छिंग राजवंश के हाथ से राजनीतिक नियंत्रण जा रहा है, वह सुधार करने में असफल रहा। देश जो है गृहयुद्ध की चपेट में आ गया। मतलब दोस्तों यहाँ पे चीन में इतना ज्यादा स्थिति खराब हो गया कि यहाँ पे दोस्तों जो राजवंश चल रहा था छिंग राजवंश, वो राजवंश दोस्तों अब जो है सत्ता नहीं चला पा रहा है। ठीक है, बस यहाँ पे आपको इतना ही समझना था। आगे समझते हैं। जापान एक नन्हा सा द्वीप देश अलग थलग पड़ा हुआ प्रतीत होता था। ताइवान 1895 और कोरिया 1910 को जापान में मिला लिया गया और एक औपनिवेशिक साम्राज्य कायम करने में सफल रहा। मतलब दोस्तों ये जापान है, ये जापान जो है कोरिया पर हमला किया और दोस्तों ताइवान पर हमला किया और दोनों क्षेत्र को जो है अपने देश पर मिला लिया। मतलब दोस्तों ये जो कोरिया है यहाँ पर शासन किसका चलेगा ना, जापान का चलेगा और ताइवान पर भी शासन किसका चलेगा ना, जापान का ही चलेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे समझिए, जब दोस्तों कोई भी देश का इंसान, ठीक है, कोई एक ग्रुप बनाकर किसी और देश में जाता है और उस देश पर कब्जा कर लेता है और वहां पे शासन करने लगता है, तो दोस्तों उसी को क्या बोलते हैं ना, उपनिवेशवाद बोलते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। उसने अपनी संस्कृति और अपने आदर्शों की स्रोत भूमि चीन को 1894 में हराया और 1905 में रूस जैसी यूरोपीय शक्ति को पराजित करने में कामयाब रहा। ठीक है, तो दोस्तों उस समय में जो है चीन जो है बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। ठीक है, आगे समझते हैं। चीन के सामने कई कठिनाइयां आई। आधुनिक दुनिया का सामना करने के लिए उन्होंने अपनी परंपराओं को पुनः परिभाषित करने का प्रयास किया। राष्ट्र शक्ति का पुनर्निर्माण करने की जो है यहाँ पे कोशिश की गई। जापान के नियंत्रण से मुक्त होने की कोशिश जो है यहाँ पे इन लोग जारी रखा था कि कैसे हम लोग जो है मुक्त हुए। ठीक है, चीन को लगा कि ये जो है क्रांति के जरिए आसानी से जो है यहाँ पे ये जो है सारा चीज हो जाएगा, मतलब क्रांति के जरिए सब कुछ हासिल कर लेंगे हम लोग। लेकिन क्या होता है उसके बाद दोस्तों 1949 में 1949 में चीनी क्रांति होता है, जिसको हम लोग साम्यवादी क्रांति भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों दोस्तों, क्योंकि इन लोग जो है साम्यवादी विचारधारा को अपनाता है इसलिए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 1949 में चीनी क्रांति होता है और जिससे दोस्तों ये जो है गृहयुद्ध से जो है इन लोग को जीत मिलती है, मतलब गृहयुद्ध जो है वो रुक जाता है, वहां पे और भी युद्ध नहीं होता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार किए गए और इससे पूंजीवादी और मुक्त बाजार की वापसी हुई। ठीक है, तो ये सारा चीज दोस्तों आपको यहाँ पे चीन में देखने को मिलेगा। जब चीनी क्रांति हुआ उसके बाद दोस्तों यहाँ का जो स्थिति है वो धीरे धीरे सुधरने लगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों डिटेल से समझते हैं कि यहाँ पे दोस्तों चीन और जापान के बारे में अच्छे से बहुत ही विस्तार से समझते हैं। ठीक है, पहले दोस्तों हम लोग चीन के बारे में समझते हैं। चीन और जापान के भौतिक भूगोल में काफी अंतर है। चीन विशालकाय महाद्वीप देश है जिसमें कई तरह की जलवायु वाले क्षेत्र हैं। यहाँ दोस्तों जो है 3 प्रमुख नदियां हैं, जिसमें से पहली नदी है पीली नदी,
दूसरी नदी है यांगत्से नदी और तीसरी नदी है दोस्तों पर्ल नदी। दोस्तों क्या आप कमेंट कर सकते हैं कि भारत का और विश्व का सबसे बड़ी नदी और सबसे लंबी नदी कौन सी है? यदि आपको पता है तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। देश का बहुत सा हिस्सा पहाड़ी है। हान सबसे प्रमुख जाति समूह है। मतलब दोस्तों ये जो हान है ये एक जाति है जो कि दोस्तों चीन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ की प्रमुख भाषा जो है चीनी है, ठीक है। यहाँ की जो भाषा है उसको क्या बोलते हैं? चीनी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे नोट में क्या करके बताया गया है इसको समझते हैं, ठीक है। डिमसम, ठीक है। ये डिमसम का मतलब क्या होता है? न शाब्दिक अर्थ है दिल को छूना। यहाँ का खाना है जो गूथे हुए आटे को सब्जी आदि भरकर उबालकर बनाए जाने वाले व्यंजन जैसा है। मतलब दोस्तों ये एक डिश है, ठीक है। ये खाने का पदार्थ एक जो खाने का है जिसको क्या बोलते हैं ना, डिमसम बोलते हैं, ठीक है। पूर्वी चीन में चावल और गेहूं दोनों खाए जाते थे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों पूर्वी चीन में जो है चावल भी खाया जाता था और साथ साथ दोस्तों क्या खाया जाता था ना, गेहूं खाया जाता था, मतलब दोस्तों आटा, ठीक है। इसके विपरीत जापान एक द्वीप श्रृंखला है जिसमें 4 सबसे बड़े द्वीप हैं, ठीक है। अभी दोस्तों इससे पहले हम लोग जो है क्या पढ़े ना, चीन के बारे में पढ़े, जिसमें हम लोग 3 जो है नदी के बारे में देखे, उसका भौगोलिक क्षेत्र के बारे में देखे, उसका भाषा के बारे में देखे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जापान के बारे में बताया गया है कि जापान में जो है 4 प्रमुख द्वीप है, जिसमें से पहला द्वीप है होसु, दूसरा है क्यूशु, तीसरा है सुकोकू और अंतिम है दोस्तों होकाइडो, ठीक है। तो ये चारों द्वीप के नाम दोस्तों आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चारों बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप हैं, कहाँ के? ना जापान के, ठीक है। मुख्य द्वीपों की 50% से अधिक जमीन पहाड़ी है, ठीक है। जापान भूकंप वाला क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो है आते दिन मतलब भूकंप आते रहता है, ठीक है। यहाँ पे जापान में दोस्तों भूकंप आते रहता है, ठीक है। कोरिया जापान का उपनिवेश था। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही बताया था कि जापान जो है ये कोरिया पर कब्जा किया था, ठीक है। तो कोरिया पर किसका उपनिवेश था? ना जापान का। अब ये उपनिवेश क्या होता है मैंने आपको अभी समझाया था, इससे पहले समझाया था कि जब किसी देश का समूह, कोई भी समूह एक क्षेत्र से जाकर दूसरे क्षेत्र में जाता है और वहां पे कब्जा कर लेता है और उस क्षेत्र में शासन करने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं ना, उपनिवेश बोलते हैं, ठीक है। उपनिवेशवाद बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारा चीज आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जापान में पशुपालन की परंपरा नहीं है। तो दोस्तों ये चीज आपको याद रखना है कि जापान में जो है पशुपालन नहीं होता है, मतलब पशु को नहीं पाला जाता है, ठीक है। चावल बुनियादी फसल है और मछली जो है प्रोटीन का मुख्य आधार है। मतलब दोस्तों प्रोटीन के लिए दोस्तों यहाँ पे मछली खाया जाता था और चावल दोस्तों इन लोग का जो है बुनियादी मतलब रोज का था, ठीक है। आगे समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है जापान की राजनीतिक व्यवस्था। तो चलिए यहाँ पर भी इसको भी समझते हैं कि यहाँ पे शासन किस चीज का होता था, किसका होता था, ठीक है। जापान पर क्योतो में रहने वाले सम्राट का शासन हुआ करता था, लेकिन 20वीं सदी आते आते असली सत्ता शोगुनों के हाथ में आ गई, जो राजा के नाम पर जो है शासन करते थे। पहले दोस्तों क्या होता था कि जो क्योतो होता था, जिसको हम लोग क्योटो, ठीक है, क्योतो बोलते हैं, वहां का जो सम्राट होता था वो दोस्तों जापान पर शासन करता था। लेकिन 20वीं सदी आते आते दोस्तों वहां पे किसका शासन होने लगा? तो शोगुनों का, ठीक है। शोगुनों, ठीक है। ये सारा चीज आपको याद रखना है। 1603 से 1867, ठीक है, 1867 तक तोकुगावा परिवार के लोग शोगुन पद पर कायम थे, ठीक है। मतलब दोस्तों ये जो है ये जो डेट है यहाँ पे 1603 से दोस्तों 1867, ठीक है, इतना तक दोस्तों तोकुगावा परिवार के लोग जो है शोगुन पद पर कायम थे। मतलब दोस्तों ये जो जितने भी परिवार थे, तोकुगावा परिवार जो थे वो किस पर कायम थे? न शोगुन पद, ठीक है। जो मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया कि 20वीं सदी आते आते शोगुनों के हाथ में सत्ता आ गई, ठीक है। आगे समझते हैं। देश 250 भागों में विभाजित था जिनका शासन दैम्यो चलाते थे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जो है यहाँ पे शासन किसका हो रहा है? जब दोस्तों यहाँ पे 250 भागों में जब विभाजित था उस समय में शासन किसका होता था ना, दैम्यो का होता था, ठीक है। ये दैम्यो एक वर्ड ये आपको याद रखना है, ठीक है। 17वीं शताब्दी के मध्य तक जापान में एदो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया था। तो दोस्तों ये जो है 17वीं सदी का बात क्या है कि 17वीं सदी में जो है सबसे बड़ा शहर जो है वो जापान में था, जिसको क्या बोलते थे ना, एदो बोलते थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या आप कमेंट कर सकते हैं कि अभी का मतलब वर्तमान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, ठीक है। यदि आपको पता है तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं। जापान एक अमीर देश समझा जाता था क्योंकि वह चीन से रेशम और भारत से कपड़ा जैसी विलासी वस्तुएं जो है आयात करता था, ठीक है। जापान को एक अमीर देश समझा जाता था, क्यों? क्योंकि ये जो है अच्छा से व्यापार करता था, दूसरे देशों के साथ व्यापार करता था, ठीक है।
जापान में रेशम उद्योग विकास हुआ, जिससे जो है रेशम का आयात कम होने लगा। ठीक है, और यहीं पे दोस्तों इन लोग जो है अपने देश में ही जो है रेशम का निर्माण करने लगे। ठीक है, मुद्रा का बढ़ता इस्तेमाल और चावल के शेयर बाजार का निर्माण जैसे अन्य चीजों से विकास की और यह राह जो है दिखता है। ठीक है, तो ये सारा चीज दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो जापान है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विकसित था, अमीर था। ठीक है, आगे दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेची पुनर्स्थापना। मतलब दोस्तों ये मेची क्या है, इसका पुनर्स्थापना कैसे होता है, ये सारा चीज दोस्तों हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 1867 से 1868 में मेची वंश के नेतृत्व में तोकुगावा वंश का शासन जो है समाप्त किया गया। मतलब दोस्तों ये जो मेची वंश है, ये मेची वंश किसको समाप्त करता है, न तोकुगावा वंश को। ठीक है, ये इसको समाप्त कर लेता है और शासन किसका हो जाता है, न मेजी वंश का हो जाता है। ठीक है, कब, न दोस्तों 1867 से 1868 में। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं न, 1867 से 1868 में मेजी वंश के नेतृत्व में तोकुगावा वंश का शासन जो है वो समाप्त किया गया। ठीक है, मेजियों की पुनर्स्थापना के पीछे कई कारण थे, जैसे कि देश में तरह तरह का असंतोष। ठीक है, जब दोस्तों देश में बहुत ज्यादा असंतोष था उस समय जो है मेजी वंश किस पर आक्रमण करता है, तो तोकुगावा वंश पर, और दोस्तों मेजी वंश की जो है फिर से पुनर्स्थापना हो जाती है। ठीक है, मतलब फिर से जो है इन लोग का शासन जो है स्थापित हो जाता है। ठीक है, इसी बीच 1853 में अमेरिका ने कोमोडोर मैथ्यू पेरी, ठीक है यहाँ पे दोस्तों आप डेट देख सकते हैं, को जापानी सरकार से एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करने की मांग करने के लिए यहाँ पे भेजा गया, जिसमें जो है जापान ने अमेरिका के साथ राजनीतिक और व्यापारिक संबंध जो है बनाए। मतलब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों साफ साफ बताया गया है कि अमेरिका के जो कोमोडोर मैथ्यू पेरी है, ये जो है इसको जो जापान सरकार के साथ समझौता करने के लिए भेजा जाता है। और क्यों भेजा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाए ना, राजनीतिक और व्यापारिक संबंध जो इन लोग दोनों के बीच अच्छा हो जाए। किसके किसके बीच, ना अमेरिका और जापान के बीच। ठीक है, ये दोनों के बीच। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं। जापान पहले हॉलैंड से व्यापार करता था। 1868 में एक आंदोलन द्वारा शोगुन को जबरदस्त सत्ता से हटा दिया गया और सम्राट मेजी को एदो में ले आया गया। ठीक है, एदो को राजधानी बनाया गया और इसका नाम जो है बदलकर टोक्यो रखा गया। इसका मतलब है पूर्वी राजधानी। मतलब दोस्तों ये जो एदो है, जिसको मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया कि ये जो है 17वीं शताब्दी सबसे बड़ा शहर था, दुनिया का सबसे बड़ा शहर था, तो ये जो है इसको राजधानी बनाया गया। ठीक है, और दोस्तों इसका नाम बदल कर दोस्तों क्या रखा गया ना, टोक्यो। ठीक है, टोक्यो को दोस्तों अभी जो है टोक्यो टोक्यो बोला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो टोक्यो ये रखा गया और इसका मतलब होता है दोस्तों पूर्वी राजधानी। ठीक है, आगे समझते हैं। 1870 के दशक में नई विद्यालय व्यवस्था का निर्माण हुआ। लड़के और लड़कियों के लिए जो है यहाँ पे स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया गया। 1910 तक सभी स्कूलें जो है यहाँ पे जाने लगे थे। पढ़ाई की फीस जो है बहुत ज़्यादा कम की गई थी। किताबों में माता पिता के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति वफादारी और अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा दी जाती थी। मतलब दोस्तों जापान में जितने भी विद्यार्थी थे, जितने भी छात्र छात्रा थे, उन सारों को दोस्तों जो है बहुत ही अच्छी से शिक्षा प्रदान की जाती थी, ताकि दोस्तों उन लोग को किसी भी प्रकार का तकलीफ ना हो। ठीक है, और वहाँ की जो फीस थी वो तो बहुत ही ज्यादा कम थी। ठीक है, जिस कारण बस हर एक बच्चा जो है वहाँ पे पढ़ सकता था और अपना जो है भविष्य बना सकता था। ठीक है, 20 साल से अधिक उम्र के नौजवान को सेना में भर्ती किया जाता था। नए सैन्य बल की जो है तैयारी की जाती थी। जापान का चीन और रूस के साथ जंग हुआ, जिससे दोस्तों दोनों में क्या कौन जीता ना, जापान जीतता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बस इतना बताया गया है कि जापान जो है कैसे अपने अच्छे मार्ग पर चलता है। मतलब दोस्तों कैसे उसका जो है किसी भी प्रकार का हार का सामना नहीं करना पड़ता है। ठीक है, हर एक चीज में दोस्तों इन लोग जो है उन्नति करता है। ठीक है, किसका बात कर रहा हूँ ना, जापान का। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि कैसे यहाँ पे अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण होता है, इसको समझते हैं। ठीक है, मेजी द्वारा अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया गया तथा इसके लिए कृषि पर कर लगाया गया। ठीक है, और जापान की पहले रेल लाइन 1870 से 1872 में टोक्यो और योकोहामा बंदरगाह के बीच जो है बिछाई गई। दोस्तों बंदरगाह उस इलाका को बोलते हैं जिस इलाका में जहाज जो है ठहरता है। ठीक है, जिस जैसे कि जहाँ पे बस ठहरता है उसको बस स्टैंड बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जहाँ पे जहाज ठहरता है उसको दोस्तों क्या बोलते हैं ना, बंदरगाह बोलते हैं, और उसी को दोस्तों पत्तन भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं।
वस्त्र उद्योग के लिए मशीन यूरोप से जो है आयात की गई, मजदूरों की प्रशिक्षण दी गई, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विदेश में भेजा गया। 1872 में आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं का प्रारंभ हुआ, जहाज बनाया गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इस कारणवश क्या हुआ ना, 1872 में जनसंख्या 3.5 करोड़ थे, जो कि दोस्तों 1920 में कितना हो गया ना, 5.5 करोड़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बस ये चीज देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कैसे इन लोग का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मशीन को दोस्तों विदेश से मंगाया जा रहा है, विद्यार्थियों को दोस्तों विदेश भेजा जा रहा है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बस इतना बताया गया कि कैसे जो है यहाँ पे कितना अच्छा व्यवस्था है। ठीक है, हर एक विद्यार्थी को, हर एक छात्र छात्रा को दोस्तों यहाँ पे मौका मिलता है पढ़ने के लिए। ठीक है, फुकुजावा युकिची मेजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवियों में से एक थे। इनका कहना था कि जापान को अपने से एशिया को निकालकर फेंक देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये कितना गंदा बात बोलता है। ये जो है फुकुजावा युकिची ये बोलता है कि जापान जो है, जापान से एशिया को फेंक देना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये जो जापान ये बस इतना बड़ा बात बोल देता है कि यहाँ पे कि अपने से जो है एशिया को जो है फेंक फेंक देना चाहिए, मतलब अपने से निकाल कर फेंक देना चाहिए। ऐसा लगता है कि ये जो जापान है ये एशिया को अपने साथ में मिला के रखा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे जापान का थोड़ा सा ईगो दिखता है, एटीट्यूड दिखता है यहाँ पे। ठीक है, दर्शन शास्त्री मियाके सेत्सुरे ने तर्क पेश किया कि विश्व सभ्यता के हित में हर राष्ट्र को अपने हुनर का विकास करना चाहिए। ठीक है, अपने को अपने देश के लिए समर्पित करना, अपने को विश्व के लिए समर्पित करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बस इतना बताया गया है कि ये जो है दर्शन शास्त्री मियाके सेत्सुरे, इसका कहना है कि यदि आप, मतलब दोस्तों अपने को दोस्तों यदि आप अपने देश के लिए समर्पित करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अपने आप को जो है विश्व के लिए समर्पित कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही गई है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट याद रखना है कि जापान की जो मुद्रा है वो क्या है, येन है। ठीक है, आप दोस्तों गूगल करके उसका फोटो भी देख सकते हैं। ठीक है, 1964 में टोक्यो में हुए ओलंपिक खेल से जापानी अर्थव्यवस्था सुधरी। ठीक है, तेजी गति वाले शिकासेन यानी बुलेट ट्रेन का जाल भी 1964 में शुरू हुआ। ठीक है, इस पर रेलगाड़ियां 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी, परंतु अब वे 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। दोस्तों एक मील में कितना होता है ना, एक मील में दोस्तों कितना होता है ना, 1.6 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि 300 मील मतलब कितना होता है। ठीक है, आगे समझिए, आधुनिकी औद्योगिकरण की वजह से स्वास्थ्य और व्यापार पर दुष्प्रभाव पड़े और प्रदूषण से भी दोस्तों कई प्रकार की जो है समस्याएं जन्मी। तो दोस्तों ये रहा जापान का बहुत ही विस्तार से, डिटेल से एक्सप्लेनेशन कि कैसे जो है जापान जो है अपने मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर आता है और कहीं ना कहीं दोस्तों वो जो है डेवलप करता है। ठीक है, बहुत सारा चीजें मतलब मैंने बताया कि यहाँ पे जो विद्यार्थी को बहुत ही ज्यादा जो है प्रोत्साहन दिया जाता है। ठीक है, जितनी भी चीजों की कमी होती है उसको दोस्तों विदेश से मंगाता है, ताकि दोस्तों उन लोग को जो है बार बार जो है आयात ना करना पड़े। ठीक है, और सारा चीज दोस्तों यहाँ पे मंगाने के बाद ये जो है धीरे धीरे करके डेवलपमेंट करता है। तो दोस्तों मैंने जापान के बारे में बहुत ही डिटेल से मैंने आपको बताया, आशा करता हूँ आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये रहा आपका पार्ट 1। इसके बाद दोस्तों पार्ट 2 आएगा, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद दोस्तों और एक पार्ट आएगा पार्ट 3, जिसमें दोस्तों आप लोग का चैप्टर जो है वो समाप्त तो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों और एक जो है वीडियो आएगा, जो कि दोस्तों इस चैप्टर का एमसीक्यू वीडियो रहेगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप जो है अपने अच्छे मार्क्स जो है प्राप्त कर सकते हैं, अपना अच्छा रिजल्ट बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, मतलब पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।